दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कई लेजेंडरी गाने बने, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग भी था जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर ऑलमोस्ट अधूरा रह गया था। एक तरफ थे सुपरस्टार शम्मी कपूर और दूसरी तरफ थे अपने एटीट्यूड और प्रोफेशन के लिए मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर, और बीच में फंस गए थे रफी साहब। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि ईगो क्लैश ने एक लेजेंडरी सॉन्ग को खतरे में डाल दिया था। लेकिन फिर रफी साहब ने जो किया, उसने सिर्फ गाने को नहीं बचाया बल्कि एक रिलेशनशिप को भी बचा लिया। और हैरानी की बात, जिस सॉन्ग पर यह टकरार हुई थी, आज वही हिंदी सिनेमा के ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स में गिना जाता है। और वो गाना था ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। 1960 का दौर था। शम्मी कपूर बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और स्टाइलिश सुपरस्टार्स में गिने जाते थे। उनका स्टाइल ही अलग था, बॉडी लैंग्वेज अलग थी। डांस मूव का तो क्या ही कहना, अगर कोई शमा बांधना सीखे तो कोई शम्मी कपूर से सीखे। और वो एक चीज जो उन्हें औरों से अलग बनाती थी, वो थी रफी साहब की आवाज। कई लोग कहते हैं अगर शम्मी कपूर स्क्रीन पर जान थे तो रफी साहब उस जान की आवाज थे। अब कोई भी सॉन्ग उठा के देख लो, चाहे वो याहू कोई मुझे जंगली कहो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, या फिर आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। हर एक सॉन्ग ने समा बांधा और हर एक सॉन्ग ने ये दिखाया कि रफी साहब तो रफी साहब है और शम्मी कपूर का भी कोई जवाब नहीं। रफी साहब का आवाज और शम्मी कपूर का डांस मूव, उनका सेंसेशन पर्दे पे तो कमाल ही कर देती थी। रफी साहब ने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने शम्मी कपूर की पर्सनालिटी को भी आवाज दी। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है, शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग सेशंस में पर्सनली जाते थे। वो रफी साहब को बताते थे कि स्क्रीन पर मेरी एक्सप्रेशन कैसे होने वाली है, और फिर रफी साहब उसी अकॉर्डिंग वॉइस में चेंजेस करते थे। दोस्तों, अब मैं आता हूँ मेन कहानी पर। 1964 में एक फिल्म आ रही थी जिस फिल्म का नाम था कश्मीरी कली। म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर। अब ओपी नैयर सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और इको के लिए काफी जाने जाते थे। वो अपने म्यूजिक में इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसी फिल्म के लिए वो एक गाना रिकॉर्ड करा रहे थे रफी साहब से, जिस गाने के बोल थे तारीफ करूं क्या उसकी। तारीफ करूं क्या उसकी। आज भी अगर आप ये गाना सुनो तो एक अलग ही फ्रेशनेस फील होती है, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त सब कुछ स्मूथ नहीं था। रिपोर्ट्स और शाहिद रफी के इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग शम्मी कपूर को गाने की कुछ पोर्शंस और रिदम को लेकर कुछ सजेशंस देने थे, क्योंकि शम्मी कपूर अपने स्क्रीन परफॉर्मेंस को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते थे। उनके दिमाग में ऑलरेडी विजुअल कोरियोग्राफी चल रही थी। उन्होंने कुछ रिपीटेशन और थ्रो के बारे में बात की, लेकिन ओपी नैयर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक एक्टर उनकी कॉम्पोजिशन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और बस स्टूडियो का माहौल धीरे धीरे टेंस होने लगा। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ थे सुपरस्टार एक्टर शम्मी कपूर और दूसरी तरफ थे जीनियस कंपोजर ओपी नैयर। दोनों अपने काम में परफेक्शन चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों का अप्रोच अलग था। शम्मी कपूर चाहते थे कि यह गाना स्क्रीन पर एक्सप्लोसिव लगे। ओपी नैयर चाहते थे कि उनका कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली वैसे ही रहे जैसे उन्होंने इमेजिन किया था। और फिर सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई कि रिकॉर्डिंग रुकने तक की बात आ गई। ये वही मोमेंट था जहां रफी साहब ने अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाई। ना उन्होंने किसी साइड को एम्बैरेस किया, ना किसी पर आवाज उठाई। रफी साहब क्वाइटली दोनों को समझाने लगे। उन्हें पता था शम्मी कपूर परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहे थे, और उन्हें यह भी पता था ओपी नैयर साहब अपनी क्रिएटिव रिस्पेक्ट को लेकर सेंसिटिव हैं। कुछ लोग सिर्फ गाना रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रफी साहब लोगों को कनेक्ट करते थे। उन्होंने कामली एटमॉस्फेयर को हल्का किया और धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग को सेटल कर दिया। और दोस्तों, फिर रिकॉर्डिंग दोबारा चालू हुई, और जब गाना रिलीज हुआ तो ये गाना हिस्ट्री बन गई। तारीफ करूं क्या उसकी सिर्फ हिट नहीं हुआ था, वो एक इमॉर्टल बन गया था। एक ऐसा सॉन्ग जो आज भी आप सुनोगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, और आप शम्मी कपूर की एक्टिंग और रफी साहब के आवाज को भूल नहीं पाते हैं। शम्मी कपूर की स्क्रीन एनर्जी, ओपी नैयर का म्यूजिक और रफी साहब की आवाज, तीनों ने मिलकर मैजिक क्रिएट कर दिया था। लेकिन ऑडियंस को कभी पता ही नहीं चला कि इस मैजिकल सॉन्ग के पीछे एक सीरियस क्लैश भी हुआ था। और शायद इसीलिए रफी साहब को लोग सिर्फ एक ग्रेट सिंगर नहीं कहते हैं, वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी थे। इंडस्ट्री में उनके बारे में एक चीज बहुत कॉमन थी, रफी साहब ईगो से बहुत दूर रहते थे। उन्होंने हमेशा रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दी। इसी वजह से एक्टर्स, कंपोजर्स, म्यूजिशियन सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे।
दोस्तों, आज के ज़माने में हम स्टार्स की कंट्रोवर्सीज बहुत सुनते हैं, लेकिन पुराने बॉलीवुड में भी ईगो क्लैशेस होते थे। डिफरेंस बस इतना था, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिचुएशन को और बिगड़ने नहीं देते थे। रफ़ी साहब उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने कभी हेडलाइंस के लिए काम नहीं किया, कभी लाउड स्टेटमेंट्स नहीं दिए, लेकिन क्वाइटली उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर रिस्पेक्ट कमाया। और शायद इसीलिए आज भी जब शम्मी कपूर के सॉन्ग्स याद किए जाते हैं तो लोग कहते हैं स्क्रीन पर शम्मी कपूर है, लेकिन उनकी रूह की आवाज़ रफ़ी साहब थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर उस दिन रफ़ी साहब बीच में नहीं आते तो क्या तारीफ करूं, क्या उसकी वैसे ही बन पाता जैसे आज बना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही रेयर और टोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।